हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो क्लास 11 का जो सेकंड चैप्टर है, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान में जो भी हमें अधिकार दिए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर राइट्स किसे कहते हैं, अधिकार किसे कहते हैं। फिर हम डिक्लेरेशंस ऑफ राइट्स, वाय हमें अधिकार की जरूरत क्यों पड़ती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उसको डिस्कस करेंगे लिस्ट वाइज। फिर हम देखेंगे जो मेजर राइट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि मेजर राइट्स हैं जो कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसको डिस्कस करेंगे। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसे कहते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम ये डिस्कस करेंगे आखिर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या रिलेशन है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है। कल की वीडियो में हमने 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि अप्रोक्स 1 आवर 5 मिनट्स की वीडियो में था जिसे हमने कंप्लीट किया था। तो आज की भी जो वीडियो रहेगी वो अप्रोक्स 1 आवर की रहने वाली है, जिसमें हम आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे और पूरे डिटेल में समझेंगे कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम समझते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं, यानी कि अगर हम राइट्स यानी कि अधिकार की बात करें तो अधिकार वो होता है जिसके बगैर अब अपना एक मतलब सोसाइटी के अंदर हर एक पर्सन उसका यूज करके उसका इस्तेमाल करके अपना विकास करता है। तो फंडामेंटल राइट्स किसके द्वारा दिए गए हैं हर एक सिटीजन को? तो वो दिया गया है कि हमारे संविधान के द्वारा, यानी कि हमारे पास जो अधिकार है जैसे शिक्षा का अधिकार, कहीं पे भी घूमने का अधिकार, अपने इच्छा के अनुसार कोई भी जॉब्स करने का, काम करने का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार, ये सब अधिकार हमें कौन देता है? तो ये हमारा संविधान हमें देता है। दिस फंडामेंटल राइट्स टू मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे जो अधिकार का जो उल्लेख किया गया, यानी कि हमारे अधिकार की जो बात की गई है कि एक सिटीजन्स के पास कौन कौन सा अधिकार होगा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट ओनली प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स बट आल्सो मेंशन द लिमिटेशंस दोस राइट्स। हमारे संविधान में सिर्फ हमें अधिकार ही नहीं दिया गया, उसमें ये भी मेंशन किया है कि जो पब्लिक के जो राइट्स हैं उनकी जो लिमिटेशंस होगी उसकी भी व्याख्या पार्ट 3 में की गई है। अब बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है डिक्लेरेशन ऑफ राइट, ये कौन करता है? यानी कि अगर हम बात करें जो मोस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री है उनमें हर एक पर्सन के पास उनके पास क्या है, हर एक सिटीजन के पास क्या है, राइट्स है जो कि उन्हें उनका संविधान देता है, जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, यानी कि अधिकारों की घोषणा कौन करता है। अधिकतर देशों में, अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश हैं उसमें जो अधिकार है, लोगों के पास जो अधिकार है उसको उसको कौन बताता है कि किस पब्लिक के पास कितना अधिकार रहेगा? तो वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी को कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट, जो कि डिमांड किया हमारी कंट्री की। अगर हम बात करें हमारी कंट्री में जो डिमांड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, सॉरी जो डेमोक्रेटिक्स, अरे सॉरी जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी जो डिमांड की गई थी किसके द्वारा उठाई गई थी? तो मोतीलाल नेहरू, सॉरी नेहरू जी के द्वारा उठाई गई थी। कब? तो 1928 में। अब बात करते हैं हमें अधिकार की जरूरत क्यों पड़ती है। किसी भी पर्सन को डेवलपमेंट करने के लिए या कोई भी व्यक्ति जब अपना विकास करता है तो उसका जो बेसिक्स रूट होता है वो किसके थ्रू करता है? अपने फंडामेंटल यानी कि अपने मौलिक अधिकार का यूज करके वो अपना विकास, हर एक पर्सन अपना विकास करता है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि समाज के अंदर जो भी व्यक्ति है जब वो अपना विकास करता है तो किसके आधार पे करता है? तो वो अपने मौलिक आधार के बेस पे वो अपना अधिकार मतलब अपना विकास करता है। दे हेल्प इज ब्रिंग इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन सोसाइटी, यानी कि हमारा जो अधिकार है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? तो इक्वालिटी, यानी कि सोसाइटी के अंदर हर एक पर्सन इक्वल है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हमारे सोसाइटी के अंदर वो प्रोवाइड कराता है। इसीलिए हमें डेवलपमेंट के लिए, हमें खुद की डेवलपमेंट, हमें खुद का अपना विकास करने के लिए तो किसकी जरूरत पड़ती है? तो फंडामेंटल राइट्स की जरूरत पड़ती है।
अब बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। नेशनल राइट्स ह्यूमन कमीशन है वो कब बनाया गया था? 2000 में बनाया गया था। और इसके जो मेंबर्स थे इसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के और 4 फॉर्मर चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, और जो 2 मेंबर थे वो किसके थे? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द रिलेशंस ह्यूमन राइट। यानी कि जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था 2000 में, तो उसमें क्या था, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस थे, दूसरा 4 यानी कि फिर एक फॉर्मर चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, 2 मेंबर्स थे किसके? जिनके पास अच्छी खासी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, किससे रिलेटेड? तो ह्यूमन राइट से रिलेटेड। और इनके द्वारा क्या और इनका जो काम था, क्या काम था, इनके द्वारा हर एक वो कंप्लेंट सुनी गई थी और इन्वेस्टिगेट किया गया था, जिससे कि क्या है, प्रोवाइड कराई जा सके रिलीफ टू द विक्टिम। यानी कि जो भी विक्टिम्स हैं उनको उनकी जो कंप्लेन है वो सुनी गई और उस पर इन्वेस्टिगेट किया गया, ताकि उन्हें भी क्या किया जा सके, तो उनका जो राइट्स है उसका हनन ना हो। इसके लिए क्या है, तो 2000 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है वो हम इसके जस्ट नीचे ही डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें, जब हमारे देश में फ्रीडम मूवमेंट चलाया जा रहा था तो उसमें डिमांड्स की गई थी, जितने भी जो अधिकार, यानी कि जब उसमें डिमांड की गई थी किसके लिए? सिविल राइट्स के लिए डिमांड की गई थी। और टाइम टू टाइम रिवॉल्यूशंस के द्वारा जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा ये डिमांड उठाई गई थी कि जितने भी जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, आज़ाद होने के बाद जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होगा, तो उसमें जो अधिकार है वो किसको दिया जाएगा? तो एक आम पब्लिक को अधिकार दिया जाएगा। किसके द्वारा? ये सारे तो हमारे जो क्रांतिकारी थे और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा। 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक कमेटी की डिमांड की गई थी, जिसमें क्या क्या है, एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स यानी कि लोगों के अधिकारों की घोषणा के लिए उन्होंने एक डिमांड की मांग की थी। यानी कि अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जो 1928 में किनके द्वारा डिमांड रखी गई थी, किसके बारे में? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बारे में, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक पंडित जवाहरलाल नेहरू कह दिया था, तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि यहाँ पे आएंगे हमारे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के ही द्वारा 1928 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स यानी कि अधिकारों की घोषणा के लिए उनके द्वारा मांग उठाया गया था। और उसके बाद जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, तो उसमें लोगों को कुछ अधिकार दिए गए, यानी कि कुछ अधिकार हमारे पास भी आए। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे। यानी कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 6 अधिकार देखने को मिलते हैं। पहला, राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और छठा जो है हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। यानी कि हमारे पास ये 6 राइट्स देखने को मिलते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन सा राइट्स किस चीज के बारे में बात करता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो हमारे अधिकारों के जो अनुच्छेद हैं वो कौन कौन सी दिए गए हैं। तो पहला अगर हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, तो वो दिया गया आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक किसकी बात करता है? राइट टू फ्रीडम के बारे में। आर्टिकल 23 से 24 की बात करें तो हमारे लिए किसकी बात करता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक किसके बारे में बात करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है। और जो आर्टिकल 32 है वो किसके बारे में बात करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है। यानी कि अगर हम बात करें आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक किस चीज के बारे में, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कही गई है हमारे संविधान के अंदर। अब हमारा आता है सबसे पहला जो राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी किस चीज को प्रमोट करता है? राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार देने का जो पहला मकसद है वो क्या? हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी अनटचेबिलिटी जो एक्टिविटीज की जा रही थी उसको बंद करना और सोसाइटी में समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या है, एक पहला ही अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया आर्टिकल 14 से 18 किस चीज के बारे में? तो राइट टू इक्वालिटी, जिसमें कि जो अनटचेबिलिटी है
उसकी प्रैक्टिसेस को बैन करने की बात की, यानी कि कहा गया आर्टिकल 14 में कि हमारे सोसाइटी के अंदर जो भी कास्ट, रिलीजन, यानी कि अगर हम बात करें प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, रिलीजन, रेस के बेस पे हमारे सोसाइटी में कोई भी पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी व्हेन इट्स कम द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें हर एक पर्सन को उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशंस के बेस पे सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। एवरी सिटीजन विल बी इक्वल इन द फ्रंट ऑफ द लॉ, यानी कि हर एक पर्सन संविधान के आगे और जो हमारा कानून है उसके सामने क्या रहेगा, तो हर एक पर्सन वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, चाहे वो एक आम पब्लिक हो या चाहे वो एक रिच फैमिली से क्यों ना बिलोंग करता हो या चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ही क्यों ना हो, कानून के सामने, लॉ के सामने हर एक पर्सन क्या रहेगा, तो इक्वल रहेगा। एवरी सिटीजन एंड टू इंडिया विल बी गेट इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ, यानी कि हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वालिटी, उसमें ये कहा गया कि हर एक पर्सन कानून के सामने बराबर रहेगा और सबको जो कानून के समक्ष जो प्रोटेक्शन है यानी कि जो बचाव है उसका भी सबको समान अधिकार यानी कि इक्वल राइट्स दिया जाएगा। ऑल द सिटीजन्स विल हैव इक्वल एक्सेस टू बाथिंग, घाट्स, होटल्स, शॉप्स, रोड, वेल्स एक्सेट्रा, यानी कि हर एक आदमी के पास ये अधिकार होगा कि वो किसी भी पब्लिक जगह पे वो जा सकता है, घूम सकता है और वहां को मतलब किसी भी पब्लिक जगह जैसे कि हो गया घाट्स यानी कि कोई भी जो एडवेंचर्स वाली जगह हो गए, घूमने वाली जगह हो गए, होटल्स हो गए, कोई भी मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स टाइप में या तो कोई भी मार्केट हो, किसी भी रोड, किसी भी जगह पे वो आसानी से जा सकता है, उसको कोई भी नहीं रोकेगा। तो ये कहा गया हमारे राइट टू इक्वालिटी में। अगर हम बात करते हैं अपने प्रेम्बल के बारे में, तो प्रेम्बल में कहा क्या, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसमें कहा गया है कि जो सिटीजन हर एक आदमी क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगा और सबको समान स्टेटस दिया जाएगा। ये हमारे प्रेम्बल में लिखा गया। यहाँ पे मैं प्रेम्बल से रिलेटेड कुछ बेसिक बात बता देता हूँ जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमने प्रेम्बल है इसकी जो डिफिनेशन है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया और जो प्रेम्बल है वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे राइट्स की, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं तो वो हमें कुछ चीजें प्रोवाइड कराती है, किस जैसे कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल हैव द फ्रीडम टू अटेंड रिलीजन इंस्टीट्यूशंस और वर्शिप इन अ सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि आदमी के पास ये अधिकार होगा कि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, फॉलो कर सकता है, उससे रिलेटेड कोई भी अपना इंस्टीट्यूट चला सकता है, कोई कार्यक्रम कर सकता है या उससे रिलेटेड कोई भी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकता है, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, उसके पास इस चीज के लिए अपना अधिकार होगा। ये अधिकार हमें इसलिए दिया गया क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। हमारी कंट्री में क्या है, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जगहों पे बर्थ होते हैं, अलग अलग कास्ट को फॉलो करने वाले होते हैं, मिल जाते हैं, अलग अलग जो रिलीजन है उसको फॉलो करने के लिए मिल जाते हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको ये मौलिक अधिकार दिया गया ताकि वो लोग अपने स्तर पे अपना विकास कर सके। और राइट टू इक्वालिटी देने का भी यही मकसद था कि रिलीजन, कास्ट, बेस, सेक्स इन सब के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो अभी हमने राइट टू इक्वालिटी की बात की, यहाँ से रिलेटेड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। 24 अक्टूबर 1975 में क्या हुआ कि जो हमारा आइसलैंड है वहां पे एक दिन के लिए ह्यूमन ने अपना इक्वालिटी के लिए स्ट्राइक मतलब मूवमेंट्स चलाया। मूवमेंट्स में क्या था, 90% ह्यूमन ने अपने को सारा काम करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, जिसके वजह से क्या है कि वहां की जो पूरी उस कंट्री में जितने भी जो इंडस्ट्रीज थे, शॉपिंग मॉल्स थे, जितने भी जो वो कंपनीज थी वो सारी क्या बंद होगी, तो एक दिन के लिए सारी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जितने भी जो ह्यूमंस थे वो अपने इक्वालिटी के लिए, अपने समानता, इक्वालिटी यानी कि जो इक्वालिटी उसको पाने के लिए उन्होंने क्या किया था, तो एक दिन के लिए मूवमेंट चलाया था। तो इसका जो इतना ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल के आया कि आज की डेट में अगर हम देखें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स आता है, जब वो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जब उसमें रिलीज किया जाता है तो उसमें आइसलैंड हमें किस रैंक पे देखने को मिलती है,
फर्स्ट रैंक पे देखने को मिलती है। इसका रीजन यही है कि जो 24 अक्टूबर 1975 में जो ह्यूमंस के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया था, उसमें इतना ज्यादा उनका जो वो निकल के आया था। जो अगर हम बात करें कि ह्यूमंस की उस दिन क्या, उस टाइम पे क्या हुआ था, सबको पता चला था कि यदि ह्यूमंस ने काम करना बंद कर दिया तो आखिर देश की सिचुएशंस क्या होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या है, तो वहां पे हर एक ह्यूमंस को इक्वलिटी राइट्स दिया गया। आज के डेट में हमें क्या है, अगर हम ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की बात करें तो आइसलैंड हमें टॉप नंबर 1 पे देखने को मिलता है। तो इसलिए हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, बढ़ा इक्वालिटी समानता बढ़ाने के लिए क्या है, सबको एक समान अधिकार दिया है। इसीलिए सबको जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है उसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर दिया गया, तो राइट टू रिलीजन यानी कि राइट टू फ्रीडम रिलीजन का भी अधिकार दे दिया गया। यानी कि हर एक पर्सन के पास क्या होगा, वो अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन से वर्शिप चला सकता है, या अपने लिए क्या कर सकता है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकता है। पीपल हैव टू द फ्रीडम टू पे टैक्स, यानी कि रिलीजियस में क्या होगा, पब्लिक एक टैक्स के लिए क्या रहेगी, तो उसको वो आजाद रहेगा। तो प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, यानी कि वो किसी भी धर्म को चुनता है या किसी भी धर्म का वो प्रमोशंस करता है, तो उसके लिए वो क्या रहेगा, तो टैक्स पे फ्री रहेगा। तो ये किस में कहा गया है, तो राइट टू फ्रीडम रिलीजन्स में कहा गया है। सिटीजन्स आर गिव द राइट टू मैनेज द रिलीजन अफेयर, यानी कि हमारे पास जो ये अधिकार दिया गया है, वो सिर्फ अधिकार इसलिए दिया गया है लोगों को, ताकि वो जो रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें उसको आसानी से इजीली क्या कर सके, उसे मैनेज करके रख सके। फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोनोग्राफी ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि हर एक आदमी के पास क्या है, वो फ्रीडम है उसके पास, वो स्वतंत्र है किस चीज के लिए, अपने रिलीजन्स के प्रोफेशंस को बड़ा प्रमोट करने के लिए, प्रैक्टिसेस करने के लिए, या उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो क्या रहेगा, हमेशा फ्री रहेगा, उसके पास इस चीज की स्वतंत्रता रहेगी। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम्स के बारे में। राइट टू जो फ्रीडम है वो मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, और इसमें कुछ चीजें प्रोवाइड कराई गई है, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश में यदि कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जन्म लेता है तो वो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक किसी भी राज्य में जाकर के वो रह सकता है। राइट टू फॉर्म ऑफ यूनियन एक्सेशन, राइट टू कैरी आउट ट्रेड और बिजनेस, यानी कि वो अपने इच्छा से अनुसार कोई भी व्यापार कर सकता है, बिजनेसेस कर सकता है। राइट टू वर्क एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि हर एक पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो अपने क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो किसी भी फील्ड में जाकर के काम कर सकता है, और वो अपने प्रोफेशंस को वो फॉलो कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है हमारा राइट टू फ्रीडम के अंदर। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हर एक पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो अपने स्पीच और अपने जो थॉट्स है वो क्या कर सकता है, पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट यानी कि रख सकता है। लेकिन वो जो स्पीच होना चाहिए, जो थॉट एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। अब बात करते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। एक्सप्लॉयटेशंस का मतलब होता है, यानी कि हर एक पर्सन के पास ये अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि जैसे कि अगर हम बात करें, चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट इन द हार्डियस्ट जॉब। हार्डियस्ट जॉब्स का मतलब होता है ऐसा काम करना जिसमें बच्चों की लाइफ में क्या होता है, एक यानी कि हार्डियस्ट मतलब होता है कि जिसमें बच्चों की माइंड पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, जिसमें बच्चों की जो डेवलपमेंट है, वो ग्रोथ हो, वो रुक जाए, और उनकी लाइफ अगर नेगेटिव वे में जाती है तो इस चीज के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि बच्चों की, यानी कि बच्चों को अगर किसी नेगेटिव वे में काम करवाया जाता है तो इसके तहत क्या है, तो उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, तो कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें एक अधिकार दिया गया है, यदि कोई बच्चों पे हार्डियस जैसे जॉब करवाए जाते हैं तो उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, उसके कंप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी को भी अगर हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लेबर नहीं कर सकते, यानी कि किसी को भी जबरदस्ती हम बंजुआ मजदूर टाइप बना करके नहीं रख सकते हैं, और किसी भी ह्यूमन को हम ट्रैफिकिंग में नहीं ले जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होगा, उसके तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके तहत हम कोर्ट्स में जा सकते हैं और उसके विरुद्ध, यानी कि उसके विरुद्ध में आवाज उठा सकते हैं। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस का मतलब है, यानी कि अगर हम बात करें हार्डियस्ट जॉब्स
फोर्स लेबर और जो ट्रैकिंग ऑफ ह्यूमन है, इसके विपरीत हम आवाज उठा सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। एज द पर फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड द फॉलोइंग राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो पब्लिक को कुछ ऐसे अधिकार प्रोवाइड कराता है जिसमें क्या, यदि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जब गवर्नमेंट यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट के थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए राइट्स यानी कि कोर्ट्स में यानी कि कोर्ट टू इशू रेट्स, यानी कि हम कोर्ट में जा करके इस चीज के लिए कंप्लेन कर सकते हैं यदि जब सरकार के द्वारा हमारा मौलिक अधिकार हनन होगा। तो ये अधिकार हमें किस में दिया गया है, तो राइट टू रेमेडीज में दिया गया है। यानी कि जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, यानी कि हम जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, हार्ट एंड सोल है। किनके द्वारा कहा गया था, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। क्यों, क्योंकि जो पब्लिक की जो फंडामेंटल राइट्स की जो प्रोटेक्शंस की बात करता है वो कौन करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रेमेडीज ही करता है, जिसके तहत पब्लिक के पास ये अधिकार आ जाता है कि यदि कोई उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो कोर्ट जा सकते हैं। अब बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। अगर हम बात करें जो हमारे जो 1978 से पहले क्या था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति रखना एक क्या था, तो मौलिक अधिकार था। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद क्या किया गया, तो राइट टू जो प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके क्या कर दिया गया, जो कि आर्टिकल 31 में था, और आर्टिकल 19(1)(f वी आर कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम द पार्ट 11, वो पार्ट 30। यानी कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 31, आर्टिकल 19(1)(f इसको क्या किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हटा, फंडामेंटल राइट से हटा करके किस में रख दिया गया, तो लीगल राइट्स में रख दिया गया। यानी कि अगर हम बात करें जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या किया गया, उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव करके किस में रख दिया गया, तो हमारे आर्टिकल 300 के तहत लीगल राइट्स के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को रख दिया गया। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, यानी कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है उस टाइम हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं, एक है आर्टिकल 20 और दूसरा आर्टिकल 21। फंडामेंटल राइट्स जो है, हम जो अगर अभी जो हम मौलिक अधिकार डिस्कस कर रहे हैं वो हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है। अब बात करते हैं मेजर राइट्स जो कि किसके, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को हमें मिलता है। तो कौन कौन सा राइट्स हमें देखने को मिलता है, राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फेयर ट्रीट ऑफ लेबर, यानी कि जितने भी जो लेबर्स है, मजदूर है, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करना क्या है, तो वहां पे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। यानी कि वहां पे कोई पर्सन यदि लेबर के साथ दुर्व्यवहार करता है यानी कि अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करता है तो वो उसके लिए क्या कर सकता है, तो उस पर वो केस कर सकता है, उसके लिए वो कोर्ट जा सकता है। यानी कि इसलिए वहां पे एक इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए क्या एक राइट दे देगा कि राइट यानी कि फेयर ट्रीटमेंट ऑफ लेबर, यानी कि मजदूरों के साथ एक अच्छा व्यवहार करना क्या बना दिया, तो उनका एक मौलिक अधिकार बना दिया है। फिर क्या बनाया, राइट टू हेल्थ, एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वहां के लोगों को ये अधिकार दिया गया। राइट टू प्रॉपर एकोमोडेशन, फिर राइट टू हेल्थ फैसिलिटीज, फूड, वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी, और चाइल्ड से रिलेटेड भी वहाँ पे कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि बेसिक और हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराना, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है राइट टू एजुकेशन के अंदर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना कंपलसरी कर दिया गया है। राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने का अधिकार। राइट टू कल्चरल, रिलीजन्स एंड लेगेस्टिक कम्युनिटीज का अधिकार किस में दिया गया, तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का मतलब है जो कि हमारा डायरेक्टिव स्टेट यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है,
इसमें क्या है, ये स्टेट को एक डायरेक्शन की ओर ले जाता है, यानी कि एक दिशा दिखाता है कि स्टेट किस तरीके से अपने आप को डेवलपमेंट की ओर ले जाने का काम कर सकता है। पॉलिसीज मतलब हो गया नीति, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब हो गया एक तरीके से रास्ता दिखाना, स्टेट मतलब राज्य को। यानी कि डीपीएसपी जो है वो क्या करता है, एक ऐसा नीति है जो ये बताता है कि स्टेट को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए किस तरीके के रास्ते को अपनाना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बात करें इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जब हमारा देश आजाद हो गया, इन एडिशन फंडामेंटल राइट्स, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया, तो उसी के साथ जरूरत पड़ी किसकी, एक सिटीजन्स और वेलफेयर, यानी कि इक्वालिटी अमंग ऑल सिटीजन्स एंड वेलफेयर, यानी कि सोसाइटी के अंदर हर एक पर्सन को, हर एक नागरिक को इक्वालिटी। तो जो डीपीएसपी है वो क्या करने का काम करता है, एक स्टेट को किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, हर एक पर्सन को इक्वालिटी और जो वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, वो डिसाइड कौन बताता है, तो वो डीपीएसपी ही बताता है। दैट डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिग्नल पॉलिसी डायरेक्शन हैव बीन गिवन बाय द टू द गवर्नमेंट। यानी कि जो डीपीएसपी है वो क्या करता है, हर एक गवर्नमेंट को, यानी कि जो हर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको डायरेक्शन यानी कि दिशा दिखाने का काम करता है, विच कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट बट द गवर्नमेंट कैन बी अग्रेड टू इम्प्लीमेंट देम। यानी कि अगर डीपीएसपी राज्य सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो उसके लिए हम उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम फंडामेंटल को जरूर चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंसेस हमें पता चल जाता है कि डीपीएसपी क्या है, एक नॉन जस्टिसेबल है, जबकि हमारा फंडामेंटल क्या है, एक जस्टिसेबल है। तो इसलिए हम डीपीएसपी को क्या कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब हमारे जो डीपीएसपी है वो 3 पॉइंट्स पे काम करता है, द गोल एंड ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि राज्य को क्या है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसका लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या है। राइट द सिटीजन शुड बी गेट द एडिशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो भी लोगों के पास जो अधिकार है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड यानी कि एडिशन उसे देना पड़ेगा। द पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट, जो भी पॉलिसीज होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी के हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का, यानी कि अभी तक हमने क्या बात किया, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास जो मौलिक अधिकार है, फिर हमने डीपीएसपी बात की जिसमें दोनों ही पब्लिक वेलफेयर के लिए था। अब बात करते हैं पब्लिक के पास क्या ऐसी ड्यूटीज है जो पब्लिक को फॉलो की जाती। जो आइडिया यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमने कहाँ से लिया है, रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। और किस में किया है, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में ऐड किया है। कब, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड करके 1976 में, जो कि कहाँ से आता है, हमारा 36 से लेकर के 51 आर्टिकल ए तक किसकी बात करता है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाती है। तो अगर ओरिजिनली बात करें तो ओरिजिनली हमें कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई थी, तो 10 दी गई थी, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2002 में किया गया था उसमें हमने एक फंडामेंटल राइट्स को और जोड़ दिया जो कि आर्टिकल 51A था। अब बात करते हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है सबसे पहले क्या करता है, क्या कहता है कि हमें हमारा जो राष्ट्रीय फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल एंथम है, उसकी क्या करना, और जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसकी क्या करनी है, हमें रिस्पेक्ट करनी है। हमारा ये एक मौलिक अधिकार दे दिया गया। जो भी नोबल्स आइडिया थे जो इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, यानी कि वो सारे आइडियल्स यानी कि हम बात करें वो सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके प्रति अपनी आस्था रखना, ये हमारा क्या बना दिया, एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। प्रोटेक्शन द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि भारत की अखंडता, संप्रभुता और एकता बनाए रखना भारत के लिए क्या बना दिया गया, एक कर्तव्य बना दिया गया। द डिफेंस द कंट्री रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू द, यानी कि जब हमारी कंट्री क्या हो, डिफेंस के मूड में, यानी कि जब हमारी कंट्री किसी अदर कंट्री के साथ वॉर में हो तो उस टाइम हमें हमारी कंट्री की सेफ्टी करना, सिक्योर करना, सिक्योरिटी देना, नेशनल सर्विस प्रोवाइड कराना, वो हमारे लिए क्या बना दिया गया, एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। सोसाइटी के अंदर यानी कि जो प्रमोट हार्मोनी एंड द स्क्रिप्ट
of the common brotherhood among the all the people of Indian, transcending religions, linguistic and regional or sectional diversity and renounce practices diversity of the dignity of human। यानी कि हमारा मौलिक अधिकार क्या बना के दिया है कि हमारे सोसाइटी के अंदर हम अपने देश के अंदर भाईचारा, जो भी रिलीजियस के बेस पे डिस्क्रिमिनेट ना करना, एक साथ मिल करके रहना, ये हमारे लिए क्या बना दिया गया, एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। यानी कि हमें हमारे देश में शांति बना के रखना, एक साथ मिल करके रहना, सबको इक्वलिटी के समान समझना, ह्यूमन को इक्वलिटी समझना, यानी कि ह्यूमन के लिए डिग्निटी रखना, ये सब क्या बना दिया, ये सब हमारे लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया। द वैल्यू ऑफ प्रिवेंस द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन कंपोजिट कल्चर, यानी कि हमारे कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर जितने जो रिच हेरिटेज साइड है उसको सेव करना, प्रोटेक्ट करना हमारे लिए क्या बना दिया, एक फंडामेंटल ड्यूटीज बना दिया गया। फिर प्रोटेक्शंस एंड इम्प्रूवमेंट द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि अपने वातावरण को सुरक्षित करना और उसे ठीक करना, यानी कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट करने में सरकार की सहयोग करना और अपना इन्वायरमेंट का बचाव करना, वो हमारे लिए क्या बना दिया गया, एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। जैसे फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल, यानी कि जितने भी जो जंगली जानवर हैं, जंगल्स हैं, और जितने भी जो नदियां, तालाब हैं, उसको दूषित ना करना, यानी कि पॉल्यूटेड ना करना, उनको पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करना हमारे लिए क्या बना दिया गया, एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमेनियस एंड द स्क्रिप्ट इन इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें किसकी बात की गई है, जितने भी जो, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, यानी कि अगर हम साइंटिफिक वे में देखें, तो इसमें जैसे मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना भी हमारे लिए क्या बना दिया गया, एक मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य बना दिया गया, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर वायलेंस, यानी कि वायलेंस के टाइम पे जितने भी जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे गार्डन, जो रोड, जैसे पब्लिक प्लेसेस, गार्डन, फिर आपका बसेस, रेलवे स्टेशन, इन सब की जो प्रोटेक्शन है, बस स्टॉप, इन सब की प्रोटेक्शन करना क्या हो गया, हमारा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। फिर अगर हम उसकी बात करें, जैसे कि यहाँ पे जो बात की गई है, टू स्ट्राइव टू वर्ड एक्सीलेंस इन और spheres in individual and collective activities so that the nation constitutes rise to higher level in and various or the achievement and to provide opportunities for educational to his, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा 10th यानी कि जो हमारा जो 10वां मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, जैसे कि अगर हम इसमें बात करते हैं कि जो व्यक्तिगत समूह और जो गतिविधि है सभी क्षेत्रों में उत्सर्जन की ओर बढ़ाने का प्रयास करना क्या बना दिया गया, हमारा एक मौलिक अधिकार। अरे मौलिक अधिकार नहीं, मतलब यहाँ पे जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसको बना दिया गया, यानी कि हमें अपनी सोसाइटी के अंदर जितने भी जो व्यक्तिगत और जो सामूहिक गतिविधि है, यानी कि जो जब हम बात करते हैं कि इसके सामूहिक गतिविधि का मतलब हो जाता है एक तरीके से जो भी सोसाइटी के अंदर जो फंक्शंस की जाती है, जो कम्युनिटीज आपस में मिलकर के जो भी फंक्शंस करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामूहिक गतिविधि, इन सभी के क्षेत्रों में क्या है, तो वो उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करना क्या बना दिया, हमारे लिए एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। अब जो हमारा 11th फंडामेंटल राइट्स है उसमें क्या कहा गया, जो कि किसमें किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2002 था, उसके तहत जो एजुकेशन है वो किसमें, पेरेंट्स के लिए एजुकेशन बच्चों को देना, 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना क्या कर दिया गया, तो एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, और यही है हमारा 11th फंडामेंटल ड्यूटीज। अब बात करते हैं रिलेशंस के बारे में, जो कि है किसके, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में। अगर हम इन दोनों के बीच में संबंध की बात करें, तो अगर हम मौलिक अधिकार यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है और जो डीपीएसपी है, तो इसमें क्या करता है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, तो सहयोग करने का काम
करते हैं। क्यों? जब लोगों के पास मौलिक अधिकार होगा तो वो क्या करेंगे, एक खुद का डेवलप करेंगे और जो सोसाइटी अपना जो स्टेट है उसको भी डेवलपमेंट की ओर ले जाने का काम करेंगे। इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स है और जो डीपीएसपी है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, तो वहां पे सहयोग देने का काम करते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें किस, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, तो सहयोग करने का काम करते हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पे क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है, वहीं पे क्या करता है, जो हमारा डीपीएसपी है वो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार अगर कोई काम करना चाहती है तो वहां पे हमारा फंडामेंटल राइट्स बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर पाते। यानी कि कभी कहीं बहुत सी जगह पे हमें क्या देखने को मिलता है, जो डीपीएसपी है उसके अगेंस्ट में काम करता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फिर वहीं पे अगर हम बात करें, जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रोटेक्शंस के लिए हम किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन हम डीपीएसपी के लिए किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और वो जो डीपीएसपी के और जो डीपीएसपी है वो किसके लिए बात करती है, तो इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी के बारे में बात करती है। और जबकि जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसके, प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, दोनों में कुछ अपोजिट रिलेशंस देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अगर हम दोनों में डिफरेंसेस की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हैव अ लीगल सपोर्ट बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नॉट अ लीगल सपोर्ट। यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो क्या है, वो एक लीगल सपोर्ट मिलता है हमें किसके द्वारा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जबकि डीपीएसपी में हमें कोई भी लीगल सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। यदि फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशंस होता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं पे अगर डीपीएसपी का वायलेंस होता है तो हम इसके लिए किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है वो रिलेटेड करता है, रिलेटेड है जैसे इंडिविजुअल से, और जो डीपीएसपी है वो रिलेटेड है हमारा सोसाइटी से। यानी कि ये व्यक्ति से रिलेटेड है और ये हमारा समाज से रिलेटेड है। द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन अचीव व्हाइल द डीपीएसपी आर गेट टू इम्प्लीमेंट। यानी कि अगर हम बात करें इसमें, तो जो मौलिक अधिकार है वो प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि हम डीपीएसपी को क्या करते हैं, मौलिक अधिकार हम मौलिक अधिकार प्राप्त करते हैं, जबकि जो डीपीएसपी है वो क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट इज द इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। यानी कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स के ऑब्जेक्टिव की बात करें, वो क्या करता है, वो पब्लिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्थापित करने का काम करता है। और वहीं पे अगर हम डीपीएसपी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्थापित करने का काम करता है। यानी कि उसका जो उद्देश्य है, यानी कि डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्थापित करना है। और वहीं पर अगर हम फंडामेंटल राइट्स के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य की बात करें तो वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्थापित करना है। वहीं पे जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। और वहीं पे अगर डीपीएसपी की बात करें वो किसको प्रमोट करने का काम करता है, तो पब्लिक वेलफेयर कम्युनिटी को प्रमोट करने का काम करता है। तो यहाँ पे और एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, फंड जो कि हमारा किस में आता है, मजदूर मजदूर, जिसे हम क्या कहते हैं, जो हमारे बंधुआ मजदूर के बारे में हम समझ लेते हैं। बंधुआ मजदूर कहते किस है, बंधुआ मजदूरी कहते किस है। जो बंधुआ मजदूरी होता है ना वो हम किसे कहते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि जो जमींदार हो गए, सूरदार हो गए, जो अन्य धनी लोग होते हैं, उनके द्वारा जब किसी भी गरीबों से पीढ़ी दर पीढ़ी जब मजदूरी करवाई जाती है तो उसी को हम कहते हैं बंधुआ मजदूर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में देखा, रिलेशन देखा डीपीएसपी में क्या है और फंडामेंटल राइट्स में क्या है। फिर हमने अपने मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस किया कि मौलिक अधिकार हमें कौन कौन से, मौलिक कर्तव्य हमारे पास कौन कौन से हैं। फिर हमने डीपीएसपी के बारे में डिस्कस किया, जो मेजर राइट्स हैं जो कि साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, हमने उसको डिस्कस किया। फिर जो हमारे मौलिक अधिकार है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
राइट टू इक्वलिटी, फिर आर्टिकल्स हमने उसके डिस्कस किया, और जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं हमने उसको डिस्कस किया है। फिर मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशंस के बारे में, तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब हम अपना थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।